आपके इस फोन में इस स्क्रीन के पीछे एक ऐसी दुनिया है जो 60 साल पहले तक किसी ने सपने में भी नहीं देखी थी। ये इंटरनेट, ये जो आज हमारी लाइफ का इतना आम हिस्सा है, जिसमें है इंटरनेट की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की पूरी कहानी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरनेट की पूरी कहानी। सिर्फ ये ही नहीं कि कैसे बना, बल्कि ये भी कि क्यों बना, किसने बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट आगे क्या होने वाला है। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री नहीं है, ये हम सबकी एक फ्यूचर की कहानी है। सब कुछ शुरू होता है 1957 में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के 12 साल हुए थे, लेकिन एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी, कोल्ड वॉर की लड़ाई। और इसी लड़ाई का सबसे बड़ा सिंबल था स्पेस। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक नाम का एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया, जिससे पूरा अमेरिका साइकोलॉजिकली शॉक हो गया। उन्हें लगा कि अगर ये लोग स्पेस में इतना आगे हैं तो टेक्नोलॉजी में कितने आगे होंगे। आगे अगर इन्होंने मिसाइल लॉन्च किया तो फिर क्या होगा। इसी डर ने यूएस गवर्नमेंट को एक ड्रास्टिक स्टेप लेने पर मजबूर कर दिया और 1958 में उन्होंने एक एजेंसी बनाई, आरपा यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इस एजेंसी का काम था ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को फंड करना जो अमेरिका को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर बना सके, और यहीं से इंटरनेट की नींव रखी गई। आरपा में एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था JCR लिकलाइडर। उन्होंने 1962 में एक मेमो लिखा जिसका नेम द इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क था। लिकलाइडर ने इमेजिन किया था कि एक ऐसा फ्यूचर हो जहां हर कोई दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी कंप्यूटर और डेटा तक पहुंच सके, और उस वक्त के लिए ये आइडिया बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा था। लेकिन लिकलाइडर ने उस साइंस फिक्शन को हकीकत बना दिया। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था कि उस जमाने में कम्युनिकेशन सर्किट स्विचिंग से होती थी, मतलब टेलीफोन की तरह एक डेडिकेटेड लाइन बनती थी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। कोल्ड वॉर के दौर में ये बहुत ही रिस्की था। अगर एनिमी ने किसी भी पॉइंट पर लाइन कट कर दी तो पूरी कम्युनिकेशन फेल हो सकती थी। तो इसका सोल्यूशन क्या था? तो यहीं पर आते हैं दो अलग देशों के साइंटिस्ट, अमेरिका के पॉल बर्न और यूके के डोनाल्ड डेविस। दोनों ने इंडिपेंडेंटली एक ही कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और हर पैकेट अपना रास्ता ढूंढता है नेटवर्क पर। अगर कोई रास्ता बंद हो तो पैकेट दूसरे रास्ते से सब पैकेट डेस्टिनेशन पर पहुंचकर फिर से जुड़ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज के इंटरनेट की बैकबोन है। आपकी जो भी व्हाट्सएप मैसेज या यूट्यूब वीडियो आती है वो इसी पैकेट स्विचिंग की वजह से आती। अब इस टाइम तक थ्योरी तो रेडी थी, प्रैक्टिस की बारी थी कि 1969 में आरपा ने एक प्रैक्टिकल नेटवर्क बनाया, आरपा नेट। इसके पहले 4 नोड्स थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया लॉस एंजल्स, और दूसरा था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और थर्ड था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया सांता बारबरा, और फोर्थ था यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह। तो 19 अक्टूबर 1969 में इंटरनेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट दिन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया लॉस एंजल्स से स्टैनफोर्ड को पहला मैसेज भेजना था, लॉगिन। लेकिन सिस्टम LO टाइप करते ही क्रैश हो गया। तो टेक्निकली इंटरनेट का पहला मैसेज था LO, जैसे कोई कह रहा हो कि लो आ गया फ्यूचर का इंटरनेट। तो 1970 सेंचुरी आते आते आरपानेट पूरे दुनिया में फैल गया। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई, क्योंकि अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स बनने लगे, जैसे कि मिलिट्री का अपना नेटवर्क, यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क और यूरोप कंट्री का अपना नेटवर्क, जिससे ये लोग एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर पाते। और फिर यहाँ पर आए 2 जीनियस साइंटिस्ट, विंटन सर्फ और रॉबर्ट कैन। इन दोनों लीजेंड्स ने 1974 में एक ऐसा सोल्यूशन दिया जिसका नाम था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि TCP/IP। और ये TCP/IP एक ऐसा कॉमन रूल बुक बन गया जिसे फॉलो करके कोई भी नेटवर्क किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता था। और 1 जनवरी 1983 को आरपानेट ने ऑफिशियली TCP/IP को अडॉप्ट कर लिया, और यहीं पर माना जाता है कि टेक्निकली इंटरनेट का जन्म हुआ। और एक कॉमन सी गलती जो लोग करते हैं कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक ही समझते हैं, और इंटरनेट अंडरलाइन
नेटवर्क है जो कि एक रोड की तरह है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब जो कि टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में इन्वेंट किया था, वो उस रोड पर चलने वाली गाड़ियों की तरह होता है। जैसे कि वेबसाइट, लिंक्स, ब्राउजर्स और वर्ल्ड वाइड वेब ने इंटरनेट को आम आदमी के काम आने के लिए एक यूजफुल टूल बना दिया। अब तक हमने इंटरनेट और प्रोटोकॉल की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्लोबल डेटा कहाँ से आता है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लोबल डेटा सैटेलाइट से आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉकिंगली 99% ऑफ ऑल डेटा इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इनविजिबल हाईवेज के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जो कि हमारे समुद्र की गहराई में स्थित है। हाँ, हम उन्हीं इनविजिबल सबमरीन और अंडर सी केबल के बारे में बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर में 1.4 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा लेंथ ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछे हुए हैं। ये केबल हेयर जितने पतले ग्लास फाइबर से बने होते हैं, जिनके अंदर लेजर लाइट के फॉर्म में डेटा 99.7% स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। और इन्हीं के बीच इस समुद्र में फाइबर ऑप्टिक्स केबल को बिछाना एक अलग लेवल का कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग है, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। क्योंकि ये फाइबर केबल्स डिजास्टर और शार्क बाइट से डैमेज हो सकते हैं, इस वजह से कुछ दूरी पर इसके कुछ चोक पॉइंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी केबल कट्स हुए तो पूरी एशिया का इंटरनेट स्लो हो जाता है। जैसे कि 2022 में टोंगा में हुआ था कि वहां का केबल कटा था, जिसकी वजह से काफी जगह पर इम्पैक्ट इसका दिखा था। और इन्हीं केबल के थ्रू हम जूम मीटिंग, यूट्यूब या फिर रील या कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करते हैं। और ये सारी चीजें एक फिजिकल वायर के थ्रू ही होती है, क्योंकि अभी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमारे समुद्र में एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल शेयर कर रही है। और 1990 सेंचुरी आते आते गवर्नमेंट ने इंटरनेट से अपना कंट्रोल ढीला कर दिया, जिससे प्राइवेट कंपनीज को इसमें एंट्री मिली और वहीं से ये दुनिया में और तेजी से फैल गया। इसके बाद में नेट एस्केप नेविगेटर जैसा सक्सेसफुल वेब ब्राउजर आया, जिसे लोगों ने सर्फिंग द वेब करना शुरू किया। और फिर अमेजॉन ने 1994 में ये बताया कि अगर आप कोई भी बुक ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। देन गूगल ने 1998 में इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना सिखाया और .com बबल ने 1999 से 2000 तक उसने ये सिखाया कि इंटरनेट यहाँ से जाने वाला नहीं है। और फिर 2007 में स्टीव जॉब्स ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसका नाम था आईफोन, और इंटरनेट अब आपकी जेब में था, क्योंकि 3G, 4G और 5G ने मोबाइल की डेटा स्पीड को आसमान तक पहुंचा दिया। आज 2.5 मिलियन ईमेल हर सेकंड भेजे जाते हैं और लाखों गूगल सर्च होते हैं और 1000 से ज्यादा आवर्स के कंटेंट यूट्यूब पर हर मिनट अपलोड किए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस सब ने हमारी लाइफ को किस तरह से बदला है, क्योंकि इंटरनेट ने इसे डेमोक्रेटाइज कर दिया। जैसे कि नॉलेज के फील्ड में हम गूगल और विकिपीडिया का यूज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के फील्ड में हम ऑनलाइन जॉब्स जैसे फ्रीलांसिंग का यूज करते हैं। लेकिन हर पॉइंट के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट ने कुछ बड़े चैलेंजेस भी दिए हैं हमें, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज फैलाना, डेटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम्स, सोशल मीडिया एडिक्शन और मेंटल हेल्थ जैसे इशू को भी क्रिएट कर दिया है। जैसे कि डिजिटल डिवाइड, आज भी 37% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मोस्टली पुअर और रूरल एरियाज ऑफलाइन है। और सबसे जरूरी सवाल ये है कि आगे क्या इंटरनेट का फ्यूचर है आगे? लेकिन दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि इंटरनेट किसी कंट्री या कंपनी या किसी पर्सन का नहीं है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। इसी की वजह से ये इतना पावरफुल है। इंटरनेट एक टूल है जो अच्छा या बुरा नहीं है, उसका यूज करना हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज नॉलेज फैलाने के लिए कर रहे हैं या फिर हेट फैलाने के लिए, और या फिर कनेक्शन को बनाने के लिए या फिर उस कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। तो ये थी वो कहानी जो कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई जो कि लगभग फेल होने वाला था, लेकिन आज पूरी दुनिया को एक थ्रेड में बांध दिया है। ये कहानी हमें एक चीज सिखाती है कि बड़े सपने देखो, इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि आज का साइंस फिक्शन ही कल का रियलिटी होगा। इंटरनेट तो फिजिकली वायर्स, राउटर्स और सैटेलाइट में है, लेकिन उसका सोल हम में है, क्योंकि हम हर मैसेज, हर वीडियो कॉल, हर ऑनलाइन क्लास, क्योंकि ये सब हमारी ही कनेक्शन की तो कहानी है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये चीजें आपको तो पता ही है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। थैंक यू दोस्त।